नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं सुमित झा। अब्राहम लिंकन ने कहा था, मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दो, मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की सान तेज करने में लगाऊंगा। दरअसल लिंकन ने किसी भी काम के लिए अपनी योजना की तैयारी की जानकारी कुछ इस तरह दी थी, लेकिन इसी तर्ज पर ही बिहार की चुनावी तैयारी में जुटे सियासी दलों के दावे का जायजा लेंगे तो पाएंगे कि योजनाएं आयोजन में सिमट कर रह गई हैं। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि योजना तो पुरानी है, यानी योजना के तय होने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन ज्यादातर वक्त जुबान की शान तेज करने में ही तेज किए जा रहे हैं। लेकिन एक मामला है जहां अगर जुबान चली तो आप यकीन कर सकते हैं कि बिहार को गर्व करने का एक और मौका मिल सकता है। यूनेस्को ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया है और अब उम्मीद की जा रही है कि यह प्राचीन गौरव विश्व के धरोहरों में शुमार हो सकता है। आज डीएनए में देखेंगे और समझेंगे। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात बिहार में स्पेशल पैकेज पर सियासी वार पलटवार की। 18 अगस्त को पीएम मोदी ने आरा में बिहार को 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की सौगात दी थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने कहा था, पीएम ने बिहार को कुछ दिया नहीं बल्कि 1.25 लाख करोड़ में से 1,08,000 करोड़ की रीपैकेजिंग कर दी। सीएम नीतीश ने बिहार को दिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का डीएनए टेस्ट कुछ इस तरह किया। और रेलवे के भी कौन से प्रोजेक्ट हैं दोहरीकरण, लाइन के दोहरीकरण के या विद्युतीकरण के? अब ये बताइए, हम भी 2 टर्म रेल मंत्री रह चुके हैं सर। अरे भाई, दोहरीकरण तो वहां होता है जहां सिंगल लाइन से काम चलने वाला नहीं है तो दोहरीकरण करते हैं, और फिर उसका और आधुनिकीकरण करना है तो विद्युतीकरण करते हैं। तो राज्य पर क्या एहसान थोप रहे हैं? और वो भी जिस स्कीम की घोषणा बजट में की जा चुकी, रेल बजट में, आप उसको पैकेज में डाल रहे हैं। भाई, एक मुर्गी को कितनी जगह हलाल करिएगा? तो बिहार की लंबित रेल परियोजनाओं, पेंडिंग रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कोई एडिशनल एलोकेशन की बात उन्होंने कही। रेलवे के रूटीन प्रोजेक्ट को, उसके पूरे कॉस्ट को बजट, ये पैकेज और सो कॉल्ड स्पेशल पैकेज में डालकर इससे बड़ा लोगों को झांसा और क्या दिया जा सकता? अरे भाई, हम लोग तो मिल करके बताए, हमारे यहाँ कृषि रोड मैप का काम चल रहा है। कृषि रोड मैप के काम को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा डिटेल हमने दिया था, तो वो सब में तो कुछ है नहीं। अपनी तरफ से हम लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। पिछले 5 साल में कृषि के विकास हेतु हम लोगों ने 6,505 करोड़ रुपया खर्च किया। अगले 5 वर्षों में 11,710 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित और 3,094 का विशेष पैकेज दे रहे। चलिए, टूरिज्म, आज से हम लोग 7 पथ की बात कर रहे हैं, परिपथ की बात कर रहे हैं, सर्किट की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कहा है, इस 7 परिपथ के लिए जो हम लोग कम्युनिकेशन करते रहते हैं, उसके हिसाब से इसमें लगेगा 5,912 करोड़ रुपए। दिए हैं 600 करोड़ रुपए, टोकन है, 50 करोड़ यहाँ दे दिया, 50 करोड़ वहाँ दे दिया। और वो भी किस तरह से दीजिएगा? अब IIM बोध गया तो भाई इस साल से क्लास शुरू हो गया। पहले से हो गया था कि IIM आएगा। बोध गया में हम लोग जमीन उनको दे रहे हैं और वहाँ चलेगा, तो ये भी पैकेज हो गया, वो भी स्पेशल। पहले से हुआ पड़ा चीज़ भी स्पेशल पैकेज। पता नहीं इसमें क्या आनंद मिलता है। कई चीज़ें हैं पहले की। हाँ, ठीक है, मुझे खुशी है भागलपुर में होगा। हम लोग भी मांग करते रहे कि भाई विक्रमशिला में नालंदा विश्वविद्यालय बन गया, विक्रमशिला में केंद्र सरकार बनाए, बड़ी खुशी की बात होगी। तो भाई, डिजिटल इंडिया की बात है तो इंडिया का अंग ही है ना बिहार। भाई, डिजिटल इंडिया में तो बिहार भी डिजिटल होगा ही। अलग से तो डिजिटल बिहार नहीं होगा कि बाकी इंडिया डिजिटल नहीं हो रहा, बिहार सिर्फ हो रहा। तो देश भर का जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं डिजिटल इंडिया का, तो बिहार देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो इसमें अगर उस क्षेत्र में कोई राशि, धनराशि खर्च होगी तो ये बिहार के लिए विशेष क्या है भाई? ये तो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। लेकिन आप बताइए, स्किल के लिए हमारा टारगेट है 5 साल में
1 करोड़ लोगों को स्किल्ड बनाना, उसके लिए हम लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस पर तो कोई मेरे हिसाब से कहीं से कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। हम लोगों का एस्टीमेट है कि इस पर 12,580 करोड़ रुपया खर्च हो, तो उसके लिए कुछ करते तो हम मानते। 40,000 करोड़ में जो बातें हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, वो तो पहले से है। इसमें केंद्र सरकार को क्या करना है, राज्य सरकार को बुनियादी काम करना है, प्राइवेट पार्टी को प्लांट लगाना है। इसमें आपको क्या करना, आप 3 में है कि 13 में है, जो बताइए। तो आज डीएनए टेस्ट करने की जरूरत मुझे नहीं है। आज विशेष पैकेज का डीएनए टेस्ट खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन इस डीएनए टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसका हम डीएनए टेस्ट करते हैं। पीएम मोदी ने दरअसल 18 अगस्त को बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। उसके ठीक 8 दिन बाद सीएम नीतीश कुमार उसका डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी से घबरा गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है अगर इस पर चुप रहा गया तो बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी? क्योंकि विशेष पैकेज की घोषणा के बाद बीजेपी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने बिहार और बिहार के लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। अगर जनता के मन में ये बात बैठ जाती है तो नीतीश के लिए राहें मुश्किल हो जाएंगी और शायद इसलिए सीएम नीतीश कुमार खास रणनीति के तहत बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार की बेचैनी का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि बीजेपी कहीं न कहीं उनके एजेंडे को हाईजैक कर रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से नीतीश कुमार बिहार में विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। 2005 में उन्हें बिहार की जनता ने बहुमत दिया था तो उसके पीछे विकास का मुद्दा ही था। 2005 से 10 के बीच सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने हर क्षेत्र में विकास किया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम दिखे। 2010 में नीतीश कुमार अपने काम के आधार पर जनता के बीच गए और उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन अब 2010 वाले हालात नहीं हैं। समीकरण बदल गए हैं। नीतीश से बीजेपी अलग हो गई है और लालू उनके नए साथी हैं। बीजेपी लालू के जंगल राज के बहाने नीतीश पर लगातार हमला कर रही है और जिस विकास की बात अब तक नीतीश कहते थे वो बात बीजेपी कर रही है। खुद को वो बिहार के विकास से जोड़ रही है। नीतीश के शासनकाल में जो विकास हुआ उसके लिए भी वो खुद क्रेडिट ले रही है। बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करना और उसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं पर फोकस करना बीजेपी की खास रणनीति का हिस्सा है। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार पीएम की एक एक बात पर, एक एक घोषणा पर अपनी बात रख रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं। विशेष पैकेज में केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया है। आइए देखते हैं सीएम नीतीश कुमार कैसे पीएम मोदी के विशेष पैकेज का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। कुछ और पहलू तो जैसे नेशनल हाईवे के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में 54,713 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया। हम लोगों ने देखा कि इसमें 41 परियोजनाओं का जिक्र है। 37 परियोजनाओं पर जिस पर लागत आएगी 47,553 करोड़ रुपया, ये 2007 से लेकर 2015 के बीच में आवंटित की गई थी। यानी पहले से ही आवंटित, नया नहीं है, ये पहले से ही है और आज से नहीं है, ये शुरू होता है 2007 से। अब बिजली के मामले में ही बात कर रहे हैं तो बिजली में 2 तरह की योजनाओं का जिक्र किया है। पूरे देश के लिए शिलान्यास वगैरह सब हो गया। एक हो गया है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, पूरा नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यह है आपको रूरल एरिया के लिए और शहरी एरिया के लिए भी ये लोग इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। तो पहले ग्रामीण इलाकों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही थी और शहरी एरिया में एक्सलरेटेड APDRP टाइप कुछ नाम, उसकी जगह पर नया नामकरण हो गया। और पहले रूरल राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 90% केंद्र देता था और 10% राज्य को देना पड़ता था। अब जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर बिजली की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, उसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। अब भला बताइए कि उसमें जितना पैसा खर्च होगा
उसका 60% हिस्सा उनका है, 40% हिस्सा हमारा है, और उसके अलावे जो जमीन की जरूरत है वह राज्य सरकार को उपलब्ध करा। अच्छा, दिया तो क्या बिहार के लिए दिया? यही देश भर की योजना। तो व्हाट इज स्पेशल? ग्रामीण सड़कों को देखिए तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक पुरानी योजना, वो देश भर के लिए चल रही है, बिहार में भी चल रही है। बिहार का स्टेट ये जो कोर नेटवर्क है वो अप्रूव्ड, उस कोर नेटवर्क के अंतर्गत ही जो यहाँ से प्रपोजल जाता है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर भी उसको जांच पड़ताल करने के बाद मंजूर करती है। तो ये प्रस्ताव लंबित था, अब उसमें इन्होंने दिया है 22,500 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 13,820 करोड़ रुपया। ये तो आप ही क्या ही बार बार बोलते हैं राज्य पैसा नहीं खर्च करता है। राज्य पूरे तौर पर सड़क बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन उसके लिए धनराशि आप भेज नहीं रहे हैं, और जो रूटीन है, पुरानी योजना का अंश है, उस पैसे को जो आपको स्वतः देना चाहिए, आप देने के बजाय कहते हैं कि हम स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। और चालू स्कीम है, उसके एक खेप की स्वीकृति बहुत समय से लंबित थी, उसके पैसे को देने की बात करते हैं और कहते हैं कि स्पेशल पैकेज है। मेरा प्रश्न है कि व्हाट इज स्पेशल पैकेज? आप जो पेट्रोलियम वाले को देख लीजिएगा, जरा गौर से देखिएगा, अनाउंसमेंट कर देंगे, आईओसी का कोई क्लियरेंस हुआ है पहले बोर्ड में, इसे भारत सरकार को देना है, भारत सरकार को देना है। जरा बता दें कि भारत सरकार देने वाली है क्या आईओसी को? आईओसी को खुद खर्च करना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने बोर्ड से अप्रूवल करा दिया इसको। ये प्रश्न है ना कि आईओसी ने खुद किया अप्रूव या नहीं किया, यानी केंद्र सरकार को क्या देना है उसमें, वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या देना है उसमें, ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। देना कुछ नहीं है। तो एक तरफ हमने दिखाया स्पेशल पैकेज में किन किन योजनाओं के तहत क्या पैसा दिया गया और उसे क्या मिलेगा, देने की बात कहेगी, और दूसरी तरफ उस पैकेज पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सच या खुलासा। फैसला आप कीजिए, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। रुक करेंगे अब झारखंड का। झारखंड की धरती को रत्न गर्भा कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन राज्य के लाखों लोगों की आजीविका के साधन हैं, लेकिन इन संसाधनों पर माफिया की बुरी नजर भी लगी रहती है, जिस पर नकेल कसने के लिए वर्तमान की सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। और इसी के तहत सरकार ने अवैध रूप से चल रहे क्रशर को बंद करने का फैसला किया है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें पाकुड़ और लातेहार की हैं। पाकुड़ में पर्यावरण स्वीकृति नहीं लेने के कारण महीनों से कई क्रशर बंद हैं। क्रशर बंद होने से इससे जुड़े लोग बेरोजगार हो गए हैं। वे काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। लातेहार में प्रशासन की ओर से उन क्रशर संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया जो अवैध रूप से चल रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध क्रशर संचालकों में हड़कंप है। राज्य में पत्थर खनन कार्य के दो तरह से देखा जा सकता है। पहला, औद्योगिक विकास, और दूसरा, प्रदूषण से प्रभावित समाज। स्थानीय पत्थर उद्योग से निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत मिलती है। गिट्टी और पत्थर सस्ती दरों पर मिल जाती है, जिससे लागत घट जाती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक है। जहां पत्थर उद्योग चल रहे हैं, वहां उड़ने वाले धूल कण बीमारियां बांट रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन से इलाके में प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा गया है। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। मौसम पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। अवैध रूप से क्रशर चलाने वाले वन और प्रदूषण के कायदे कानून का पालन नहीं करते। अवैध संचालक जंगल, जमीन और पहाड़ का भी अतिक्रमण कर रहे हैं।
दुमका, पाकुड़, कोडरमा, बोकारो में कई ऐसे पहाड़ देखे जा सकते हैं जिनका सीना अवैध क्रशर संचालकों ने छलनी कर दिया है। कहा जाता है झारखंड में क्रशर का संचालन 3 तरीके से होता है। पहला वैधानिक, दूसरा अवैध तरीके से और तीसरा बलपूर्वक। अवैध और बलपूर्वक चल रहे क्रशर से न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान होता है बल्कि पर्यावरण और इंसान की जिंदगी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इस गंभीर मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पत्थर कारोबार पर ब्रेक लगाने के पीछे सरकार का तर्क है कि वो नियमों के तहत काम कर रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। अभी जो स्थिति इस तरह गंभीर है पाकुड़, साहेबगंज या दुमका कमिश्नरी में, जैसे अभी क्या बोलते हैं, कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद, सारी जगह, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से सही रूप से चले। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि हाईकोर्ट का एक निर्देश भी था 2012 में। वो निर्देश यही था कि 5 हेक्टेयर से अगर कम जमीन पर जो पहले से काम करते आ रहे हैं वो क्रशर बंद नहीं होगा, वो भी बंद करा दिया गया। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार एक तरफ लोगों को पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, एक तरफ मजदूर को क्या बोलते हैं मैंडेट देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है खदान बंद हो रहा है। 413 ऐसे क्रशर हैं जिनको अनापत्ति प्रमाण पत्र है, वो चालू हैं। 395 ऐसे हैं जिनको कंसेंट टू स्टैब्लिश, यानी उनको स्थापित करने के लिए कंसेंट के लिए आवेदन लंबित है। 1 महीना के भीतर इस आवेदन का, सभी आवेदनों का निष्पादन हो जाएगा। बाकी 381 आवेदन आए थे, उनको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। अवैध क्रशर संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर सरकार का पक्ष जायज है, लेकिन कार्रवाई के पहले सरकार को चाहिए था कि वो इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए कोई योजना लाती, क्योंकि पाकुड़, साहेबगंज, दुमका के इलाके में इस उद्योग से जुड़े लोग बेहद गरीब हैं। अगर इन्हें यहाँ काम नहीं मिलेगा तो ये काम की तलाश में राज्य से पलायन करेंगे, जो राज्य के हित में नहीं है। बात विपक्ष की दलील की करते हैं। विपक्ष गरीबों का हवाला दे रहा है, ये भी जायज है, लेकिन उसे इस मामले को राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर सरकार अवैध क्रशर मशीनों को बंद कर रही है तो उसे राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अवैध क्रशर से अंत में नुकसान इंसान का ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार के लिए अच्छी खबर की। कभी दुनिया भर के लोगों के लिए शिक्षा का केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को की सहयोगी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट के विशेषज्ञ प्रोफेसर मसाया मसूई नालंदा पहुंचे और प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय दुनिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस जमाने में यहाँ विभिन्न देशों के 10,000 से अधिक विद्यार्थी निवास और अध्ययन करते थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खलजी ने इसे तहस नहस कर दिया था। तब से यहाँ पठन पाठन बंद है। हालांकि वर्ष 2014 से नए अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो गई है। आइए अब जानते हैं कौन सा स्थल या क्षेत्र विश्व विरासत की सूची में शामिल होता है और शामिल होने के बाद क्या फायदा होता है। विश्व विरासत स्थल के रूप में किसी ऐसे खास स्थान, वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर को शामिल किया जाता है जो संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो। इसका चयन यूनेस्को द्वारा संचालित विश्व विरासत स्थल समिति करती है। विश्व के सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों को विरासतों के रूप में संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 2014 तक विश्व विरासत सूची में 1007 परिसंपत्तियां शामिल की गई हैं, जिसमें 779 सांस्कृतिक, 197 प्राकृतिक स्थल और 131 मिश्रित परिसंपत्तियां शामिल हैं। अब तक भारत के कुल 39 स्थलों और स्मारकों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जा चुका है, जिसमें 32 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इस सूची में बिहार का सिर्फ एक स्थल शामिल है, वो है बोधगया का महाबोधि मंदिर, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2002 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। हैरानी वाली बात यह है कि झारखंड को अभी तक इस सूची में जगह नहीं मिली है। आइए अब जान लेते हैं किसी स्थल को विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल होने के बाद क्या फायदा होता है।
यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल कर लिए जाने के बाद वो जगह या स्मारक पूरी दुनिया की धरोहर बन जाता है। इन विश्व स्मारकों का संरक्षण यूनेस्को के इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत किया जाता है। यूनेस्को हर साल दुनिया भर के ऐसे ही बेहतरीन सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्मारकों को सूचीबद्ध कर उन्हें उचित देखभाल प्रदान करती है। इन विश्व धरोहरों का वो प्रचार प्रसार करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इन स्मारकों के इतिहास, स्थापत्य कला, वास्तुकला और प्राकृतिक खूबसूरती से वाकिफ होते हैं। विश्व विरासत की सूची में शामिल होने का एक फायदा ये भी होता है कि उससे दुनिया भर के पर्यटक उस तरफ आकर्षित होते हैं। नालंदा में वर्षों से टूरिस्ट गाइड की सेवा दे रहे राकेश कुमार का मानना है कि अगर नालंदा विश्व विरासत की सूची में शामिल होता है तो यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय अगर विश्व धरोहर में शामिल हो जाती है तो यहाँ पर का विकास बहुत तेज़ी से होगा। जो आज गांव है ये बहुत बड़ा सिटी बनकर डेवलप होगा। इसमें टाइम लगेगा, 5 साल तक बहुत अच्छी से डेवलप हो जाएगी। साथ साथ जो है यहाँ पे और भी है, जो आसपास के गांव है वो विलेज हेरिटेज विलेज बनकर तैयार होगी। और इसका जो डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे हेलीपैड बनना है, यहाँ पे सारा जो सर्कुलेशन है, मोनास्ट्री बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये लग रहा है जैसा कि वर्ल्ड हेरिटेज बनेगी तो यहाँ पे का विकास बहुत ज़्यादा होगा यहाँ के लोगों को। चलिए इसी के साथ पुरवैया डीएनए में बस उतना ही, लेकिन जी पुरवैया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।